नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। आज हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए तीसरी क्लास लेके आए हैं। चैप्टर का नाम वही जो चल रहा था, हमारा पहला टॉपिक ही चल रहा था, पहला चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का मूल का पार्ट थर्ड है ये चैप्टर, पार्ट थर्ड है ये। तो आइए देखते हैं। जो बच्चे पिछली क्लासेस 2 क्लासेस हुई हैं, पिछली क्लासेस को उन्होंने नहीं देखा है, वो ये चीज़ें थोड़ा सा उनको कम समझ आएंगी। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा लेकिन कम समझ में आएंगी। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एक सीक्वेंस वाइज समझने के लिए चीज़ों को पिछली क्लासेस वो देख लें। आइए हम चलते हैं टाइम को लॉस न करते हुए और समझते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो आवेश घनत्व को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं, बेसिक चीज़ें समझते हैं। घनत्व, घनत्व क्या है। जैसे एग्जांपल, पेड़ों का घनत्व क्या होता है, बच्चों का घनत्व क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, यानी घनत्व की डेफिनेशन या घनत्व की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा इस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पेड़ों का घनत्व निकालने का फार्मूला क्या हो सकता है, या पेड़ों का घनत्व कैसे निकाला जाएगा। तो पेड़ों का घनत्व, तो पेड़ों का घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पेड़ों की संख्या पेड़ों का घनत्व कहलाएगी। एक बार फिर से समझिएगा अच्छे से। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पेड़ों की संख्या पेड़ों का घनत्व कहलाएगा। जैसे अगर बात की जाए बच्चों का घनत्व, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी, बच्चों का घनत्व कहलाएगी। जैसे अगर ये है पेड़ों का घनत्व, तो पेड़ों की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल में ये हो गया हमारा पेड़ों का घनत्व। पेड़ों का घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पेड़ों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, पेड़ों का घनत्व। अगर मैं यहीं पे बोलूं बच्चों का घनत्व, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित बच्चों की संख्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी, बच्चों का घनत्व। तो इसी तरीके से कोई भी चीज का घनत्व निकाला जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित वो चीजें, कोई भी चीज होती है तो इस तरीके से निकाले जाते हैं घनत्व। जैसे अगर कहा जाए बकरियों का घनत्व, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित बकरियों की संख्या। गायों की घनत्व निकाली जाए तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित गायों की संख्या, जानवरों की संख्या। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी घनत्व कैसे निकाला जाएगा। तो पहली चीज ये समझते हैं कि आवेश घनत्व। आवेश घनत्व हमारा 3 प्रकार का होता है। आवेश घनत्व हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और तीसरा होगा हमारा आयतन आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट रैखिक आवेश घनत्व, सेकेंड क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और थर्ड तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसका संकेत हम लैम्डा रखते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, जबकि क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है।
आवेश घनत्व तीन टाइप का, रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा, लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपान यल। लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन यल। क्यू क्या हमारा आवेश है, क्यू हमारा आवेश है, यल क्या है लेंथ यानी लंबाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू यानी आवेश है, आवेश को हम किस चीज से डिनोट करते हैं तो सी से, और लंबाई का मात्रक क्या होता है तो यम होता है। तो रैखिक आवेश का मात्रा हम क्या कह सकते हैं कूलाम प्रति मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर ये कह सकते हैं। यह हमारा होगा रैखिक आवेश का घनत्व। सेकंड हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व का हमारा संकेत क्या होता है सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता हमारा Q इक्वल टू ए, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बाई एरिया क्षेत्रफल। तो जिस तरीके से हमने यहां पे किया था तो Q था ये मतलब आवेश है, आवेश को हम किस चीज से डिनोट करते हैं C से, तो हम यहां इसको भी कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू आवेश को C अपॉन एरिया को हम मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, ये एरिया को हम मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हमारा क्षेत्रीय आवेश का मात्रक हो जाएगा हमारा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आयतन है। आयतन को हम किस चीज से डिनोट करेंगे तो हमारा होगा रो। अब रो इक्वल टू क्या होगा तो Q अपॉन V, Q अपॉन V ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, Q अपॉन V, रो इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q को हमने कहा रो इक्वल टू Q यानी C कूलाम है, कूलाम का आपका यूनिट क्या होगा C होगा, यानी आवेश का यूनिट क्या हो जाएगा C हो जाएगा, V का हो जाएगा m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, m क्यूब। इतना क्लियर है। आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है। रैखिक आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर होता है Q अपान यल। Q यानी आवेश है ये, और आवेश को हम किस चीज से डिनोट करते हैं C से, यानी कूलाम है ये। आवेश का मात्रक क्या होगा हमारा, ये मात्रक है ये आवेश का मात्रक कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर यानी m। तो कुल हमारा होगा रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या कहलाएगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, क्षेत्रीय आवेश का घनत्व क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का हमारा संकेत क्या होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। Q यानी आवेश यानी C, और एरिया यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर कर दिया। तो इसका रेखीय क्षेत्रीय आवेश घनत्व का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, यानी मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि आयतन आवेश घनत्व संकेत होगा वो होगा हमारा रो, और रो इक्वल टू होता है Q अपॉन V, यानी Q यानी दैट मीन्स ये है कि आवेश है, और आवेश को हम किस चीज से डिनोट करते हैं C यानी कूलाम से। ठीक है, और V यानी m स्क्वायर m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व का हमारा जो मात्रक होगा ये यूनिट होगा कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यहां पे क्या दिया हुआ है आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, रैखिक। पहली चीज तो ये समझना है कि आपका जो आवेश घनत्व होता है वो तीन टाइप का होता है, तीन प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था जो आवेश घनत्व है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, वही चीजें यहीं पे लिखी हैं। रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तीन आवेश होते हैं हमारे, तीन आवेश घनत्व होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। जो भी मैंने डिफाइन की वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, उस चीज को आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्रति एकांक लंबाई में कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई, रैखिक आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं तो लैम्डा से। ये हो गया लैम्डा।
कुल आवेशों की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इससे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल, ये क्यू अपॉन एल कहां से आया? इसकी परिभाषा इसकी डिफिनेशन से आया। ये इतना आप देख करके आप इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। क्या? प्रति एकांक लंबाई में, ये आपकी लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। वही चीज यहां पे लिखी हुई, प्रति एकांक लंबाई में कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और जब क्यू को हम तोड़ेंगे इसका मात्रक बन जाएगा। क्यू यानी आवेश है, चार्ज है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये हमें एल यानी लेंथ यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर। ये हमारा रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर, या हिंदी में अगर ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर। पूरा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर। सारी चीजें वही हैं। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक। ये डिपेंड करेगा एग्जाम में किस तरीके से आता है, और आपको हर तरीके से तैयार होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसकी यूनिट है, मात्रक है। उम्मीद है इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर। ये भी है, ये भी है, ये भी, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। सारी चीज वही है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम सतह आवेश घनत्व भी कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम लोग सतह आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश को हम लोग सतह आवेश घनत्व भी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व या फिर सतह आवेश घनत्व कहते हैं। क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को। आइए समझते हैं इसको। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व को तो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होता है? वही इसकी परिभाषा रख देनी है। परिभाषा क्या कहती है? प्रति एकांक मतलब बट्टे में आपको रखना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल यानी एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? ये किसका निशान है, किसका सिंबल होता है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको तोड़ेंगे, वही चीज है, ये मात्रक है। क्यों है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम यानी सी से प्रदर्शित करते हैं। ये एरिया है, और एरिया का मात्रक क्या लिखेंगे हम? एरिया को किस चीज से? मीटर से। तो ये भी हो गया हमारा। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी अपॉन एम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कूलाम, हिंदी में अगर लिखना चाहे तो कूलाम प्रति मीटर। अच्छा, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे एरिया है, ठीक है। तो यहां एरिया को तोड़ेंगे, ये तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर हो गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी हो गया, ठीक है। वही है कि इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, यानी प्रति एकांक के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जब क्यू को हमने तोड़ा, आवेश का मात्रक कूलाम और एरिया है, तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। फिर वही चीज है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखना हो, इस फॉर्म में ना लिखना हो, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम इसकी डिफिनेशन से ही फार्मूला बना सकते हैं, या फार्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? पहला चीज देखते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो हमको डिनोट किस चीज से करते हैं?
आयतन आवेश घनत्व को V से, आयतन आवेश घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सॉरी रो से, हाँ रो से, रो से। और रो इक्वल टू क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा हमने क्या देखी कि प्रति एकांक आयतन में, यानी हमने बटा लगाया, नीचे पहली वैल्यू को रखनी होती है, प्रति एकांक आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या हिंदी इंग्लिश वॉल्यूम होता है, फिर इसका पहला लेटर रख देते V, यानी आयतन को हम V से डिनोट करते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। क्लियर है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, आयतन घनत्व। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये Q हमारा किस में टूट जाएगा, C में। क्यों, क्योंकि Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम यानी C, और आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इसको और भी सिंपलीफाई करके ऐसे लिखते हैं C/m क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कूलाम प्रति मीटर क्यूब, या कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहले चीज तो ये समझिएगा, विद्युत वाहक बल को हम लोग, विद्युत वाहक बल को हम लोग शॉर्ट में EMF बोलते हैं। EMF दैट मीन्स, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। ई से ये विद्युत से इलेक्ट्रो वाहक मोटिव बल फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल को हम इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर निकाले, EMF बोल दिए। समझ जाइएगा, EMF यानी विद्युत वाहक बल की बात हो रही, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल की बात हो रही है। अब ये बताइए, आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह क्या है। धारा का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, तो आपका आंसर आएगा सर इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो होता है विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, ये इसकी परिभाषा, इसका आंसर इसके नाम में छिपा हुआ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत धारा का प्रवाह कराना है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी चीज को प्रवाहित करने के लिए किसी न किसी बल की आवश्यकता तो होगी ही होगी। अगर वो विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो किसी न किसी बल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उस बल का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, जो बल, एक ऐसा बल जो विद्युत का वाहक हो, जो बल विद्युत का वाहक हो, यानी विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा को आगे बढ़ाने में वो फोर्स लगाए, बल लगाए, उस बल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। समझिएगा अच्छे से, जो बल विद्युत धारा को आगे बढ़ाने का काम करते, फोर्स लगा के विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक को यानी करंट को आगे बढ़ाने का काम करता हो, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी डिफिनेशन क्या करें हैं, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है या कोई वायर है, मान लीजिए कोई धातु है या वायर मान लेते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये सब इलेक्ट्रॉन है।
अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले वाले को धक्का लगाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले वाले को धक्का लगाएगा। ऐसे करते करते ये चीजें आखिरी छोर तक चलेंगी। पहले छोर से पहले वाला छोर का इलेक्ट्रॉन अगले को, फिर अगला अगले को, अगले अगले को करते करते वो लास्ट तक पहुंचेगा। तो वो जो प्रेशर लग रहा है, वो जो दबाव लग रहा है, जो बल लग रहा है, ये बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये कहां से प्राप्त होता है? या सेल से प्राप्त होता है, या बैटरी से मिलता है, और या जनरेटर से मिलता है। यानी विद्युत वाहक बल कहां से मिलता है? सेल से, बैटरी और जनरेटर से चीजें मिलती है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। यानी ईएमएफ को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। जैसे हम कूलाम को से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से डिनोट प्रदर्शित करते हैं। हमने कुछ चीजें नोट में लिखी हुई हैं, इसको समझते हैं। ईएमएफ, वोल्टेज, विभव, ये चीजें क्या है? ईएमएफ, ईएमएफ, वोल्टेज और विभव होता क्या है? वोल्ट। ईएमएफ आप समझ गए हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत धारा को आगे धकेलने वाले बल विद्युत वाहक बल कहलाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएंगे। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज की हिंदी या विभव का इंग्लिश वोल्टेज होता है। वोल्टेज की हिंदी विभव होता है और विभव का इंग्लिश वोल्टेज होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मतलब आप समझ पा रहे हैं। जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं विभव, और विभव का इंग्लिश होता है वोल्टेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर रफली देखा जाए तो रफली वोल्टेज, ईएमएफ, विभव, ये तीनों चीजें एक ही हैं। लेकिन रियल में देखा जाए तो रियलिटी इसका यह है, एग्जैक्टली ये चीजें एक नहीं होती हैं। लेकिन हमें हमेशा ये चीज मान के चलना है कि वोल्टेज हो, विभव हो, ईएमएफ हो, हमारा एक ही है। सारी चीज जहां पे अगर बात आए ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की, या वोल्टेज की, या विभव की, तो हमको ये मान के चलना है कि हम वोल्टेज की ही बात कर रहे हैं, विभव की बात कर रहे हैं, या फिर ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ये तीनों का मात्रक क्या है? वोल्ट। ये आपका मात्रक है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। वोल्टेज का मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। विभव का मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। सबका मात्रक वोल्ट है, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है? एक है, वोल्ट। ईएमएफ को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वोल्टेज को हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझते हैं विभवांतर क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में से विद्युत धारा का प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, विभवांतर कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे आप दो टैंक ले लीजिए, दो टैंक ले लीजिए। हमने एक टैंक को पानी से पूरी तरीके से भर दिया, इस सतह का पूरा भर दिया, और इस टैंक को भी पानी से पूरी तरीके से हमने भर दिया। यानी दो टैंक लिए हमने, दो टैंकर लिए हमने, या दो बोतल लिए हमने, दोनों को पानी से पूरी तरीके से भर दिया और बीच में एक पाइप लगा दिया होल करके। तो ये बताइए, पानी, इस टैंक का पानी इधर जाएगा या इस टैंक का पानी इधर आएगा? किस टैंक का पानी किधर जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि सर दोनों टैंक बराबर हैं, दोनों एक ही लेवल पे रखा हुआ, दोनों एक ही स्तर पे भरे गए हैं। यानी इस पानी की मात्रा इसमें भी बराबर है, पानी की मात्रा इसमें भी बराबर है, और दोनों एक ही स्तर पर, एक ही लाइन पे रखा गया है। दोनों बोतल को ना ऊंचे, ना किसी को नीचे, ना किसी को ऊपर रखा है, दोनों एक ही लाइन पे रखा गया है। तो और दोनों का पानी से भी सेम है, तो इसका पानी ना इसमें जाएगा ना इसका पानी इसमें आएगा।
यानी दोनों के बराबर है। ठीक है, अच्छा वही हमने कहा इस एक बॉटल का या एक टैंक का पानी हमने आधा कर दिया। मान लेते हैं कि इस टैंक में पानी हमने आधा भर दिया। ठीक है, ये पानी केवल यहां तक भरा है। अब बताइए इस टैंक का पानी इसमें जाएगा कि इस टैंक का पानी इसमें जाएगा? तो जाहिर सी बात है हर बच्चा कहेगा कि सर जो अधिक भरा हुआ टैंक है इस टैंक का पानी इस टैंक में जाएगा, यानी कम ज्यादा भरे हुए पानी में टैंक में जाएगा पानी, क्योंकि अब ये पानी का स्तर कम हो गया तो इधर से पानी फ्लो हो जाएगा इधर, यानी अधिक से कम की ओर जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे हैं इस चीज को आप। ठीक यही चीज होती है, यानी यहां पे पानी किसकी वजह से जा रहा है? पानी कम है, यानी पानी का अंतर है, यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है, तो पानी के अंतर के कारण पानी का बहाव हो रहा है, यानी अधिक पानी से कम पानी की ओर बहाव होगा। तो जिधर पानी ज्यादा होगा उधर से जिधर पानी कम होगा कम पानी की तरफ अधिक पानी से कम पानी की तरफ बहाव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि अधिक पानी से कम पानी की ओर बहाव है, तो हम पानी अंतर बोल सकते हैं, इसको पानी अंतर बोल सकते हैं, यानी पानी के अंतर के कारण यह बहाव हो रहा है, तो पानी अंतर बोल सकते हैं। इसी प्रकार विभवांतर है, यानी जब बहाव विद्युत धारा की बात होगी यानी करंट की बात होगी तो हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर धारा बहती है, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ धारा बहती है। इसी को बोलेंगे विभवांतर। ठीक है, जैसे यहां पे शब्द है विभवांतर। अगर इसको तोड़े तो दो हिस्से में टूटता है, विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर। विभव मतलब आप समझ पा रहे हैं वोल्टेज, और अंतर मतलब समझ ही रहे हैं किसी चीज के बीच में डिफरेंस है, अंतर। तो विभव यानी वोल्टेज का अंतर, यानी वोल्टेज के अंतर के कारण यानी विभवांतर होता है। विभव के अंतर के कारण विद्युत धारा का जो बहाव होता है वो विभवांतर कहलाता है। क्लियर है, यानी अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ, अधिक धारा से कम धारा की तरफ जो बहाव होगा विद्युत का वो विभवांतर कहलाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान के चलिए ये कोई चालक है हमारा, कोई कंडक्टर है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, उसके सिरों की विभवों में कुछ एक सिरा ये है एक सिरा ये है। मान चलिए यहां पे हम कहते हैं 5 एम्पियर की धारा है, 5 एम्पियर का धारा, हाँ, और यहां पे 2 एम्पियर की धारा है। तो धारा किधर से किधर प्रवाहित होगी? अधिक से कम की ओर। तो ज्यादा धारा इधर है 5 एम्पियर की, इधर से इधर धारा बहेगी। इसी को बोलेंगे विभवांतर। यानी धारा का बहना किसके कारण होता है? विद्युत धारा यानी करंट का बहाव किसके कारण, किसके रीजन से होता है, किसके कारण से होता है? विभवांतर। यानी वोल्टेज के कम और अधिक पे डिपेंड करता है। जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर से जिधर वोल्टेज कम होगा कम की तरफ, अधिक से कम की तरफ वोल्टेज भागेगा। इसी को बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके सिरों की विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। आपने देखा यहाँ पे 5 का, यहाँ पर 2 का, तो अंतर दोनों के बीच में 3 एम्पियर का आया। ठीक है, कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिससे हम विभवांतर कहते हैं। क्लियर होगा? यानी सीधी सी बात, नॉर्मल सी, अधिक वोल्टेज अधिक विभव से कम विभव की तरफ विद्युत धारा का बहना ही विभवांतर कहलाता है। वो जो विद्युत धारा बहती है वो किसकी वजह से बहती है? विभव में अंतर होने के कारण, वोल्टेज में अंतर होने के कारण ही वो धारा बहती है। इसी को हम बोलते हैं विभवांतर। एक नोट हमने यहां पे लिखी चीजें, इलेक्ट्रॉन की मात्रा फिर वोल्टेज फिर प्रवाह फिर धारा, ये चीज क्या है आइए इसको समझते हैं। जैसे आप लोग बोलते होंगे कि बैटरी में बहुत वोल्टेज है, बैटरी में बहुत वोल्टेज है, यानी बैटरी में वोल्टेज होने का कारण क्या है, सेंस क्या है? बैटरी में बहुत वोल्टेज है का सेंस ये है कि बैटरी चार्ज है,
और बैटरी चार्ज है तो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है भाई, तभी तो बैटरी में बहुत वोल्टेज है। वोल्टेज होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है बैटरी में। बैटरी चार्ज है, अच्छा बैटरी चार्ज है तो बैटरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है। तो आप पढ़ चुके हैं जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो बैटरी में, बैटरी चार्ज है तो बैटरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन है तो जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी मात्रा में वो वोल्टेज प्रवाहित करेगा। बैटरी में जितनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी वो बैटरी उतनी अधिक मात्रा में वोल्टेज को फ्लो करेगी। जितनी अधिक मात्रा में वोल्टेज होगी वो प्रवाह को फ्लो करेगी, प्रवाह होगा उसमें उतना, और जब वो प्रवाह होगा तो प्रवाह से क्या होगा, धारा बनेगी। समझते हैं, वही चीज है। जैसे बैटरी कोई चार्ज है तो चार्ज है, इसका मतलब यह है कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा किस पे डिपेंड करती है, सीधे वही मैंने यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पे। वोल्टेज, अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब उसमें अधिक वोल्टेज होगा। अगर वोल्टेज अधिक है तो उसका प्रवाह अधिक होगा। प्रवाह है तो क्या बनेगी, धारा बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा का सीधा संबंध किससे है, वोल्टेज से है, वोल्टेज से है। और वोल्टेज का सीधा संबंध प्रवाह से, और प्रवाह का सीधा संबंध धारा से है। तो समझना ये पे है कि जो प्रवाह होता है या धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, तो ये वोल्टेज है या विभव है। तो विभव के अंतर के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। विभव के अंतर यानी वोल्टेज यानी विभव के अंतर के कारण ही, तो अधिक विभव से कम विभव, मान लीजिए यहां पे ये 10 एम्पियर का विभव है और इधर 8 एम्पियर का विभव है, तो इधर से इधर धारा जाएगी, प्रवाहित होगी। तो अंतर ही तो है, 2 एम्पियर का अंतर है, यहां पे देख रहे हैं 2 एम्पियर का अंतर है। तो 10 एम्पियर की धारा की तरफ से 8 एम्पियर की तरफ जाएगी, धारा प्रवाहित होगी। तो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वोल्टेज के कारण यानी विभव के कारण। इसी को बोलते हैं विभवांतर। विभव क्या है, यही वही वोल्टेज है, विभव कहिए या फिर वोल्टेज कहिए। अब वोल्टेज को समझ लेते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसका मात्रक ये होता है, ये होता है, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है। समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। मान लीजिए कोई क्षेत्र हमने ले लिया, विद्युतीय क्षेत्र। कोई क्षेत्र हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, कहीं पे कोई एक धन आवेश है और ये अनंत है, ये हमारा अनंत है, ठीक है। ये पार्ट हमारा अनंत है, ठीक है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन, हमने यहां पे लिखा भी होगा एकांक धन आवेश, ठीक है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। एकांक धन आवेश को, ये धन आवेश है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। एकांक धन आवेश को कहां से ले आना है, अनंत से। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य किया गया, जितना कार्य यहां से यहां तक लाने में किया गया, इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य किया, उस कार्य को क्या कहा जाएगा, विभव या फिर वोल्टेज, ठीक है। तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव अथवा वोल्टेज कहलाता है। और V बराबर क्या होता है, W/Q। आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विभव कहेंगे या
वोल्टेज कहेंगे। अभी हमारा W है, W यानी कार्य, W यानी कार्य। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। J हमने रख दिया, जूल यानी J। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक, ये हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम यानी C। तो ये भी हो गया हमारा J/C। इसको हम और तोड़ना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, J/C यानी जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। हमारा एकांक धन आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र या किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभव या वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे हमने नोट में लिखी है, क्या है आइए समझते हैं। ईएमएफ का मान नियत रहता है, ईएमएफ का मान नियत रहता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ईएमएफ यानी वोल्टेज का मान नियत रहता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। जैसे कि मान लीजिए हम एक बैटरी बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव, हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होगी, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव है टर्मिनल हमारे। ठीक है, तो ये समझना है कि जो ईएमएफ का मान होता है, यानी वोल्टेज का मान हो, तो हमेशा क्या होता है? नियत होता है, नियत रहता है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता, यानी वोल्टेज कभी शून्य नहीं हो सकता है धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी। धारा का प्रवाह शून्य होने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए इस समय बैटरी है, ये 12 वोल्ट की हमारी, इसमें हमने वायर नहीं लगा के चार्ज करके रखी है, यानी चार्ज करके रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें वोल्टेज है। जब हमने बैटरी को फुल चार्ज करके रख दिया, उसमें कोई वायरिंग नहीं की, कोई वायर नहीं लगाया, उसमें कोई इक्विपमेंट उससे नहीं चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज है, मतलब वोल्टेज इसमें। अच्छा, वोल्टेज है तो वो क्या है? नियत है, यानी स्थिर है वो। इसका मतलब है ईएमएफ का मान नियत रहता है, कुछ भी हो वोल्टेज का मान हमेशा नियत होता है। ठीक है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता। किसका मान? यानी वोल्टेज का मान। वोल्टेज का मान कभी भी, ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, चाहे धारा का प्रवाह शून्य हो फिर भी। धारा का प्रवाह शून्य होने का सेंस ये है कि मान लीजिए बैटरी चार्ज है और इसमें हमने खूब उसमें वोल्टेज है, हमने इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं कराया है, कोई तार नहीं जोड़े, कोई फैन, कोई कुछ भी चीज नहीं एक्टिव करके रखा है, तो क्या इसमें इसका वोल्टेज शून्य हो जाएगा क्या? इसका ईएमएफ शून्य हो जाएगा क्या? नहीं ना। इसमें कोई वायर लगा करके, वायर के माध्यम से कुछ भी हम इक्विपमेंट चलाएं या ना चलाएं, लेकिन इसका वोल्टेज तो नियत तो है ही है। हाँ, वो चला दें लगा करके, एक अलग चीज है कि वोल्टेज धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, लेकिन कभी शून्य नहीं होता है। तो ईएमएफ का मान नियत रहता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ठीक है, इसमें हम वायर लगाएं, जैसे इसमें वायर नहीं लगी है फिर भी इसमें क्या है? वोल्टेज है। वायर नहीं लगा है, कोई सप्लाई नहीं है, फिर भी इसमें वोल्टेज है, ईएमएफ है। ठीक है, विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर घटता और बढ़ता रहता है, यानी वोल्टेज जो होता है विभवांतर के कारण घटता और बढ़ता रहता है। विभव के अंतर के कारण, वोल्टेज के अंतर के कारण हमारा क्या है? चीजें घटती और बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।